उसके साथ स्वर संधि का एक प्रकार भी आपको पढ़ाया गया था। आज जो है हम संधि की दूसरी क्लास में चलते हैं। संधि की दूसरी क्लास कौन सी संधि होगी? स्वर संधि का प्रकरण चल रहा था। जब स्वर वर्णों का स्वर वर्णों के साथ समावेश होता है तो वहां स्वर संधि होती है, ठीक है ना। तो इस चीज को जो है आप देखेंगे, ठीक। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा कहाँ पे? संधि के प्रकरण में। और संधि के प्रकरण पे जो है स्वर संधि के अंदर में हम आपको पढ़ाएंगे गुण संधि। आज की क्लास गुण संधि। और हम आपको सूत्र बता चुके हैं गुण संधि का सूत्र क्या होता है। फिर भी यहाँ लिख रहे हैं, हमने आपको पहले भी कहा था कि एक ही चीज को हम 2 बार लिखने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको वो चीजें याद रहें। एक बार वहां पढ़ेंगे आप, पुनः एक बार यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। गुण संधि का सूत्र है आद गुण, ठीक है। और कहता क्या है ये? तो कहा कि अ या आ के बाद जब ई उ री 3 वर्णों की बात की, आए नहीं 3 नहीं 4, यहां री को भी ग्रहण करेंगे, इक प्रत्याहार है। तो कहा कि अ या आ के बाद जब इक प्रत्याहार आता है, यूरिल री आए, तो क्या होता है? का गुण होता है। क्या होगा? गुण होता है, ठीक है। अब कहा कि जो गुण होता है वो गुण है क्या चीज? गुण क्या होगा? तो उसके लिए एक सूत्र और हमने आपको बताया था। क्या? अदिंग गुण, अर्थात अ और इंग। तो इंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वो दो ही आएंगे, ए और ओ। तो कहा अ ए ओ की जो है क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। यानी गुण जब होगा तो अ ए ओ ही होगा। तो आपको एग्जाम्पल में नहीं मिलेगा, ए और ओ मिलेंगे। तो कहा अरे ए और ओ कहाँ गुण होते हैं? तो उसके लिए यहां देखिएगा कि अब देखिए अ या आ के बाद, ठीक है, ई के साथ आप बड़ी बना चुके हैं। कहाँ? दीर्घ संधि में। ई या ई, इनके बाद यदि ये आ जाएगा तो गुण होगा ए। और अ या आ के बाद उ आ जाएगा। उ के साथ बड़ा उ भी आप दीर्घ संधि में बना चुके हैं, तो उनका आंसर आएगा ओ। तो ए और ओ हो गए। ए और ओ की कौन सी संज्ञा? तो कहा गुण संज्ञा। रिपीटेड का क्वेश्चन है, गुण संज्ञा के वर्ण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब कहा कि अ या आ के बाद री आएगा। तब क्या होगा? तो कहा यहां कोई गुण संज्ञा का वर्ण अब तो बचा नहीं, अ के भी उदाहरण नहीं है। तो यहां देखिएगा अर होता है, शब्दावली निर्माण के लिए अर होता है। और अ या आ के बाद री आ जाए तो अल होता है। अब देखिए री के साथ दीर्घ री लिखे हैं, उ के साथ बड़ा उ भी लिखे हैं, और ई के साथ बड़ी ई भी लिखे हैं, री के साथ नहीं। इसका रीजन एक ही है, री का कोई दीर्घ नहीं होता। री का कोई दीर्घ नहीं होता है, ये दिमाग में रहे। और हमेशा एक दिमाग बात और दिमाग में रहे, क्या? री संस्कृत में स्वर होता है और हिंदी में व्यंजन होता है। री संस्कृत में स्वर होता है और हिंदी में व्यंजन होता है, ठीक है। तो अ या आ के बाद जब री आएगा तो उसका आंसर होगा अल। अब आइए आपको उदाहरण यहां बताते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए आप।
ठीक है। उपेंद्र, गणेश, हितोपदेश, महोत्सव, महोर्जा, देवर्षि, तवल्लकार। और याद रखिएगा सीटेट में यही पूछेगा आपसे, सीटेट में पूछना होगा तो दो शब्दावली आपके लिए निर्माण करके रखा है, एक है देवर्षि और एक है तवल्लकार से, ठीक है ना। अब आइए संधि विच्छेद करते हैं इसका। तो उपेंद्र का संधि विच्छेद देखिएगा करना है, दो शब्द, जैसे हमने दीर्घ संधि में आपको बताया था कि दीर्घ संधि में संधि शब्द में से दो पद आपको निकालने हैं, दो शब्द आपको निकालने हैं, उसी तरह से यहां भी है, दो पद आपको निकालना है। एक पद है उप, पहला पद, और एक पद है इंद्र, दूसरा पद, ठीक है। अब आपको एक दिमाग में और रखना है पॉइंट, क्या? तो दिमाग का पॉइंट ये आपको रखना है कि इसका जब संधि विच्छेद पूछता है कि कौन सा शब्द सही है, कौन सा उदाहरण वाले, कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो उसके लिए आपको जो है शब्दावली जाननी पड़ेगी कि कौन सी शब्दावली कैसी होती है, ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिए इसको, उप इंद्र, एक शब्द प्रयोग किया उपा इंद्र, एक शब्द प्रयोग किया उप इंद्र, और एक शब्द प्रयोग किया उपा इंद्र। अब इसमें आप कंफ्यूजन में जी रहे हो, कहा है कि अ के साथ ई जुड़ेगा तब भी ये होगा, आ के साथ ई जुड़ेगा तब भी ये होगा, उप में प के साथ बड़ी ई जुड़ जाएगा तब भी ये होगा, अ के साथ बड़ी ई जुड़ जाएगा तब भी ये होगा, और आ के साथ बड़ी ई जुड़ जाएगा तब भी यही होगा। यानी प्रत्येक कंडीशन का जब आंसर हम निकालने चले हैं तो ये आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है ये बस आपको जानना है। अब याद रखिएगा पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा, कैसे होगा इसकी भी जानकारी ले लीजिए। पहला वाला ऑप्शन कैसे सही होगा जानिए, उप उपसर्ग है, क्या है? तो उपा उपसर्ग नहीं होता, तो पहला नंबर ये उपा वाला ऑप्शन कट कर लीजिए, हो गया उपा वाला ऑप्शन कैंसिल। उप उपसर्ग, उपा उपसर्ग नहीं है। अब आइए, इंद्र का ई हमेशा छोटी ही होता है, तो यहां भी था और यहां भी था, तो यहां उपा के साथ ये भी कैंसिल हो गया। तो इंद्र का ई हमेशा छोटी ही होता है, तो यहां कौन सी ई है? वो बड़ी ही है, तो ई वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो उप वाला, उप धन इंद्र वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका आंसर एकदम सही और करेक्ट आएगा, ठीक। गणेश का संधि विच्छेद करेंगे, गण धन ईस। हम आपको पहले कहे थे इंद्र का ई छोटा होता है और इसका ई बड़ा होता है, ठीक। अब जान लीजिए कि जैसे यूपिटर और वो दीर्घ संधि में आप किए थे दोनों पद में, वो वाला मैटर यहाँ लेके आते हैं, आपको समझाते हैं कि ड़ में से क्या निकालेंगे आप? अ, और इसका क्या लिखेंगे? ई, अ धन ई। अ के साथ जब आप बड़ी ई मिलाए तो आंसर आपको मिल गया ए, ठीक। तो यहां हो जाएगा ए का मात्रा ऐसे लगती है। अब आपका सवाल होगा गुरुजी की उप धन इंद्र में भी था, जैसे हम उप धन इंद्र वाला ये ऑप्शन दिए थे ना, तो प का और इंद्र का ई इसके बाद भी आया है तो यहाँ ए हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ कहा कि इंद्र का ई जो है वो गलत है, सही नहीं है। इंद्र में हमेशा कौन सी होती है? छोटी ही होती है।
बड़ी ही नहीं होती। इसके लिए आपको हमने पहले भी कहा है कि आपको शब्दावली जानना पड़ेगा, कौन सी शब्दावली किस तरीके में होती है। ठीक, तो अ धन ई बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो अब देखिए आपके पास बच गया गण, ड़ का हलंत हो जाएगा, का है और निकल चुका है, अ ई से मिलकर के एक नया वर्ण बना चुका है, तो गण में ड़ हलंत हो जाएगा। आंसर आपका जो आया है वो लिख लीजिए, और शेष आपने इसमें से ई निकाल दिया तो केवल क्या बचा है, स बचा है। तो अब यहाँ पे आप केवल स लिख देंगे, जोड़ देंगे आप। जब व्यंजन के साथ ए जुड़ेगा तो मात्रा रूप में आ जाएगा, तो बन जाएगा गणे, और स ये है आपका गणेश। समझ में आई बात, कर लेंगे। ठीक, अब भैया आपको एक और उदाहरण बताते हैं। हितोपदेश में दो शब्द है, एक हित है और एक उपदेश है। त का अ और उपदेश का उ, तो अ धन उ, अ के साथ छोटा उ लगाएंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, वो आएगा। तो अ धन उ बराबर, उपदेश का उ हमेशा छोटा उ होता है, ऊर्जा का उ हमेशा बड़ा उ होता है। तो यहां बनाया है, कौन सा शब्द बनाया है पता है, महोर्जा बनाया है, सूर्योर्जा बन जाएगा। लेकिन भूर्जा जो है, भूर्जा, भूजा नहीं, भूर्जा, वो यहां नहीं बनेगा। अभी आपको हम बता देते हैं। तो अ धन उ बराबर ओ, ओ की मात्रा इस तरीके पर रखती है। तो त में से अ निकाल दिए हैं तो हित का त हलंत हो गया, और उपदेश में से उ निकाल दिए हैं तो यहाँ आंसर लिख लीजिए ओ, अब पदेश आपके पास शेष हो गया, जोड़ दीजिएगा हितोपदेश। क्या हो गया, हितोपदेश। हितोपदेश जो है ग्रंथ का नाम है, ठीक, उसमें केवल कहानियां है पंचतंत्र की जैसे, एक पंचतंत्र भी कहानी है, और पंचतंत्र की कहानी जो है किसने लिखी थी, विष्णु शर्मा ने। और हितोपदेश की कहानी किसने लिखी थी, क्या हुआ, पंचतंत्र की कहानियां लगभग लोग जानते हैं, और हितोपदेश की कहानी किसने लिखी थी, तो यह बताने वाला, चलो, नारायण पंडित ने। हितोपदेश कहानी किसने लिखी, नारायण पंडित ने। तो अब हितोपदेश हो गया। उसी तरह से आप महोत्सव में महाधन उत्सव करके बना सकते हैं, ठीक। महोर्जा में महाधन ऊर्जा, ऊर्जा का ऊ हमेशा बड़ा ऊ होता है, तो हा का आ और ऊर्जा का ऊ, तो आ के बाद जब बड़ा ऊ मिला तो आंसर हमको मिल गया ऊ, महोर्जा बन जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपको समझा दें, क्या है, देवर्षि। तो देवधन ऋषि आपने बनाया, वह का अ और ऋषि का रि, तो ये दो पद थे, एक देव पद था और एक ऋषि पद था, और दोनों पद जब आपस में मिले तो क्या होगा यहाँ पे, इसके लिए पाणिनि ने जो है निश्चित कर दिया कि अ के बाद जब री आएगा तो उसको गुण हो जाएगा क्या, और र हलंत रहेगा, ये दिमाग में रहे, र क्या रहेगा, हलंत रहेगा। अब आप देखिए, अब आपके पास बच गया देव धन और धन सी, ठीक। तो और का र भी हलंत है और देव का व भी हलंत हो गया है, काहे हलंत हो गया, तो देव के व में से अ बाहर निकल आया है, ठीक। री का र क्यों हलंत है, क्योंकि वही आंसर मिला है, ठीक है ना। तो अब व का व हलंत है, अ के साथ मिलेगा तो पूरा बन जाएगा देव, और र के आगे ना तो कोई स्वर है ना तो कोई व्यंजन है, तो आधे जो वर्ण होते हैं जब बाद वाले पद के साथ लगते हैं तो छत पे प्रयुक्त हो जाते हैं, यानी ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो र जो है सी के ऊपर चला जाएगा तो प्रयोग हो जाएगा देवर्षि। उसी तरह से तवल्लकार शब्द निकालिए, तवल्लकार शब्द में बनेगा तव धन ऋकार,
लृकार का मतलब क्या उच्चारण होता है, उच्चारण के दृष्टिगत है अकार, इकार, उकार, निकार, रिकार, लृकार, इकार, ओकार, यानी जो क्या है ये सारे की सारी मात्राओं का बोध है, सारी की सारी क्या है मात्राओं का बोध है, ठीक है ना। तो तब के व का और क्या करेंगे आप, बहुत लोग गलती करते हैं, सेटेट में हमने कहा भी है कि यही पूछेगा, खास करके संधि विच्छेद। तो रिकार आपको लिखना है, तब धन लकार भी ऑप्शन में रहेगा, तब धन 2 लकार ऑप्शन में रहेंगे, तब धन लकार के साथ जो है वह हलंत करके दिया रहेगा, तो ऐसे मत करिएगा, दोनों पद में से वर्ण निकालने का प्रयास करिए। तो वह का अ और रिकार में से अब री नहीं निकलेगा, री पूरा स्वर है, ये संस्कृत में ये पूरा स्वर है, वो पूरा का पूरा नीचे आएगा। तो कहा कि अ या आ के साथ जब री जोड़ेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा क्या, अल, ठीक। तो अब तब शब्द बच गया, वह हलंत हो गया, री अरे अल आपको आंसर मिल गया, और शेष क्या बचा है कार, ठीक। तो वह हलंत है, अ में जोड़ दीजिए आप, तब शब्द हो जाएगा। ल हलंत है, आगे कोई स्वर नहीं है, छत पे नहीं जा सकता री की तरह से, तो आधा ल लिख लेंगे, ठीक ना, आधा ल लिख लेंगे। अकार आपको मिला हुआ है तो तब लकार शब्द बन जाएगा, महलकार शब्द बन जाएगा, विल्लकार शब्द, ठीक है ना। तो ये आपके उदाहरण हो गए उपेंद्र, गणेश, हितोपदेश, महोत्सव, महर्जा, देवर्षि, तवल्लकार शब्द, और इसको हमने आपको विस्तृत बता भी दिया। कुछ उदाहरण हम आपके प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, ठीक है। आप इसको कॉपी पर लिख करके आप चाहे तो इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आपको, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप काम एक ही करेंगे कि और भी शब्द लिख लीजिए आप, जिससे कि आप इस पे प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं, आपका काम है इसका संधिविच्छेद करना, इसका तो हमने करके बता दिया, जो नहीं किए होंगे वो आप करिएगा, और इसके आगे कॉपी जरूर बनाइएगा, वीडियो जरूर उसको देखिएगा क्या हुआ है। अगला शब्द हम आपको दे देते हैं, ठीक है, कौन कौन सा शब्द होगा, ठीक है, चलो तू चल ले, ठीक, कोई बात नहीं। तो अन्य उदाहरण आपको हम दे दे रहे हैं जिससे आप जो है उसको चर्चा कर सकेंगे, ठीक है ना। और एक शब्द लिखिएगा पिनोरू, एक गद्यांश का शब्द है आपको जो दे रहे हैं, पिनोरू गद्यांश का शब्द है, गद्यांश में से आपसे प्रश्न किया गया है पिनोरू, ठीक है। विद्योन्नति, तवेदम, और यूपीटेट का सबसे प्रचलित शब्द गुण संधि का सूर्योदय, ठीक है। और सप्तर्षि, भुवनेश, परोपकार, आराम से आप विसर्ग लगा लीजिएगा, उन्नति ही, तवेदम, तवेदम में म हलंत होगा, ठीक है। सूर्योदय, देवर्षि, भुवनेश, ठीक है। यहाँ भी आप चाहे तो इसको संस्कृत बना लीजिएगा, उपेंद्र, गणेश, उपदेश, और महोत्सव, महोर्जा, आकारांत में विसर्ग नहीं होता, देवर्षि, तवल्लकार, ठीक है ना। अगला जो शब्द आप लिखेंगे यहाँ पे परोपकार, वृक्षोपरि, अव्यय शब्द मिलेगा इसलिए विसर्ग नहीं होगा यहाँ पे, कुपोदकम,
कुपोदकम, कुपोदकम, ठीक है। और गगनोर्ध्वम, गगनोर्ध्वम, ठीक है। ये सब आपके लिए है, आप इस पे प्रैक्टिस करें, आप इसको हल करें, आप इसका संधि विच्छेद करें, और जो ना समझ में आ रहा हो शब्दावली को, आपको जो वीडियोस दिए जाएंगे जिस ऐप के द्वारा आपको जो दिए गए हैं, उस ऐप के आप डिस्क्रिप्शन में आकर के मैसेज आप छोड़ सकते हैं, डाल सकते हैं कि ये शब्दावली हमें समझ में नहीं आई, उसका हम पुनः आपको अगले वीडियो के ऐप के माध्यम से आंसर शीट आपको भेज देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। गंगेश्वर, गंगेश्वरः, गंगेश्वरम नहीं, गंगेश्वरः शब्द है। गंगेश्वरः, ठीक है। और एक है वसंतोत्सवः, वसंतोत्सवः, ठीक है। तो अब ये जो शब्दावली हमने आपको दिया ना, ये शब्दावली लगभग हमने आपको वो शब्दावलियां दी हैं जो कि परीक्षा के गद्यांश या पद्यांश के टॉपिक में से आपसे प्रश्न संधि के मामले में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसको आप करिएगा, जैसे आपको एक बता भी दे रहे हैं, आप यहाँ वीडियो रोक के सबसे पहले आप एक काम करिएगा कि इसको जो है पहले हल करिएगा, ठीक है ना। फिर हम आपको, आप हमारी फिर अगली वीडियोस को, अगली लाइन को सुनिएगा और उससे आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे पिनोरु का संधि विच्छेद जब करेंगे तो पीन धन उरु होगा, ठीक है। पिनोरु का संधि विच्छेद करेंगे तो पीन धन उरु होगा, उरु का मतलब होता है जंघा। विद्योन्नति का संधि विच्छेद करेंगे तो विद्याधन उन्नति होगा। तवेदम का संधि विच्छेद करेंगे तव धन इदम होगा। सूर्योदय का करेंगे तो सूर्य धन उदय होगा। सप्तर्षि का करेंगे तो सप्त धन ऋषि होगा। भुवनेश का करेंगे भुवन धन इसको आप उठाइए, यहां लिखिए भुवन धन ईश होगा। परोपकार का करेंगे परोपकार का करेंगे पर धन उपकार होगा। वृक्षोपरि का करेंगे तो वृक्ष धन ऊपर ही होगा। कुपोदकम का करेंगे कूप धन उदकम होगा, ठीक है। गगनोर्ध्वम का करेंगे गगन धन ऊर्ध्वम होगा। गंगेश्वर का करेंगे गंगा धन गंगा धन ईश्वर होगा, ईश्वर का ही हमेशा बड़ा ही होता है, ठीक है। और बसंतोत्सव का करेंगे तो बसंतोत्सव का हम यहां करके आपको बता दे रहे हैं। बसंत धन उत्सव होगा, ठीक है ना। तो ये आपके आंसर भी हो जाएगी, लेकिन आप एक बात याद जरूर रखिएगा, हमने आपको ये चीज प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो सबसे पहले आप इसको अलग करने की कोशिश करिएगा, आप इसको तोड़ने का प्रयास करिएगा, आप इसको पृथक करने का प्रयास करिएगा, प्रत्येक शब्द में से 2 शब्द निकालने का प्रयास करिएगा, और तब जो जाके है आप क्या करेंगे, फिर हमारी वीडियो को आगे बढ़ा करके फिर उसका आंसर देख करके अपने आंसर से इसकी टैली करिएगा, मिलाइएगा कि कहाँ तक हमारा शब्द सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है।
गलत हो रहा है तो जहां गलत हो रहा है तो हमारे इस वीडियोज को पहले पढ़िएगा एक बार, और पढ़ने के बाद पुनः इस वीडियो को रोक करके उन सारे शब्दावलियों को कॉपी पे नोट करिएगा, फिर उसका प्रयास करिएगा, और नहीं तो फिर ईयरफोन लगाइएगा और यही चीजें बार बार सुनिएगा। दो ही काम कर सकते हैं आप। कौन कौन सा काम कर सकते हैं आप? एक तो कॉपी का हार्डवेयर प्रयोग कर सकते हैं। हार्डवेयर, हाँ, कॉपी पे लिखेंगे, फिर उसका संधि विच्छेद करेंगे, फिर हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, फिर हम उसका आंसर देखेंगे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया कि एक बार हमने देखा शब्द का किया ट्रांसलेशन, खुद मन में किया, क्या तवेदम है तो तावधन ईदम नहीं होगा, तावाधन ईदम होगा। तो उसके बाद हमने आगे जब देखा तो अरे ये तो तावधन ईदम है, चलो तो तावधन ईदम हो गया वहां पे। इसी चीज को हम बार बार जब देखेंगे तो हमें वो चीज प्राप्त हो जाएगी, तावधन ईदम। ठीक, तो ये चीज आपके लिए है। और इसके बाद हम अगली संधि की तरफ बढ़ते हैं, और अगली संधि हमारी है, कौन सी संधि लिखी गई थी? वृद्धि संधि। हिंदी में लिखिए, अरे संस्कृत में लिखिए, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। और वृद्धि संधि में आप जो है, आपको एक चीज और उदाहरण आपको मिलेगा। वृद्धि संधि का जो है बहुत ही शानदार आपसे प्रश्न रखते हैं वृद्धि संधि में। और वृद्धि संधि में आप यहाँ से देख सकते हैं कि वृद्धि रेचि सूत्र आ ही गया है, होगा क्या? तो सूत्र के अनुसार अर्थ दीजिएगा। कहा कि बीज को वृद्धि ठीक। अब एच क्या है? ए ओ ए ओ। एच प्रत्यार कहां से कहां तक बनता है? तो इसमें दो सूत्र लगते हैं। वो कौन कौन से सूत्र हैं देख लीजिए। एवं और ऐ औच। तो ये दो गुण संज्ञक वर्ण निकल गए थे और ये दो वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। अभी हम लोग इसी का आंसर पढ़ रहे हैं, इसी चीज को देख रहे हैं। तो एवं जो है, ङ हलंत हट जाएगा, च हलंत हट जाएगा, तो बचेगा ए ओ ए औ, ए ओ ए औ। ठीक है, आप इस चीज को देख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या चीज है? दो सूत्रों पर बनाया गया है, एवं और अयोच। अब आप क्या करेंगे इस चीज को? अब यहाँ आइए। तो कहा कि एच को वृद्धि होती है तो ए ओ ए ओ है, तो वृद्धि इसमें होती क्या है? तो उसके लिए हमने आपको एक सूत्र और पढ़ाया था वृद्धि संधि में। एक सूत्र था, कौन सा सूत्र था वो? वृद्धिरादैच। ये सूत्र था। तो कहा वृद्धि होती है, तो कहा क्या होती है? तो कहा आदैच में आ आई औ, ये वृद्धि होती है। जैसे अ क्या है? गुण है। आ क्या है? वृद्धि है। ये क्या है? गुण है। ऐ क्या है? वृद्धि है। ओ क्या है? गुण है। औ क्या है? वृद्धि है। बात समझ में आ रही है ना? इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक, अ क्या है? गुण है। आ क्या है? वृद्धि है। ए क्या है? गुण है। ऐ क्या है? वृद्धि है। ओ क्या है? गुण है। औ क्या है? वृद्धि है। ठीक है, इस चीज को देखा जाए, ध्यान में रखा जाए।
आ ए ओ। ठीक, तो यहाँ पे आ जैसे अ से वहां कोई एग्जाम्पल नहीं था, यहाँ पे आ से कोई आपके एग्जाम्पल नहीं रहेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब वृद्धि हो गई ए और औ, तो ए और औ की यहाँ पे आप करना चाहे तो कौन सी संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा। ठीक है, ए और औ की वृद्धि, यानी जब भी गुण होगा जब भी तो ए और ओ होगा, और जब भी वृद्धि होगी तो ए और औ होगी। ठीक है, अब कैसे होगा? अब आइए एग्जाम्पल के तौर पे पहले देखते हैं, पहले उदाहरण, फिर आपको आगे। तो थोड़ा सा और संस्कृत में बनाते हैं उदाहरण। ठीक है, अब उदाहरण में आइए, उदाहरण में लिखेगा सदैव ममैव वरीयम, और ओके, एक लाइन में तभी समझा पाएंगे हम आपको, नहीं तो फिर ये मामला डैमेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखिएगा म मई व, और यहाँ लिखिएगा विद्यै स्वरियम। ठीक, उष्णोदकम उष्णोदकम नहीं, उष्णोदकम बनता है और उष्णोदकम नहीं बनेगा। ठीक है, उष्णोदकम बनेगा और पर जो है वनौषधि, ये बना दीजिए उष्णौषधि। ठीक, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसमें से दो पद निकालेंगे, जैसे दो पद पहले वृद्धि और दीर्घ और गुण में निकालते आए हैं, तो उसमें से निकालेंगे। सदैव में जब निकालेंगे आप, तो एक शब्द है सदा धर्म। अब अगर देखा जाए यहाँ पे आपको हम डायग्राम बना के एक पॉइंट पे दिखा दें कि पॉइंट क्या है, तो कहा था अ या आ के बाद ये या ऐ आएगा तो वृद्धि हो जाएगी ऐ, मात्रात्मक ऐसे प्रयोग होता है। और अ या आ के बाद ओ या औ आ जाएगा तो उसकी वृद्धि हो जाएगी और उसका मात्रात्मक रूप ऐसे प्रयोग होता है। ठीक है ना, अब आप देख सकेंगे यहाँ पे कि आ के बाद ए आया है, सदा के दा का आ और एव का ए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। तो कहा कि आ के बाद जब ए आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ऐ, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर होगा ऐ, मात्रा ऐसे लग जाएगी। अब आपके पास बच गया सद, वो भी दो हलंत। क्यों हलंत? तो द का जो स्वर था वो निकल गया है, द का जो स्वर था वो निकल गया है, तो दो सद हो गया। आंसर है आपके पास है। ठीक, और शेष क्या बचा? तो ईओ में से ए निकाल लिए हैं, जोड़ करके यहाँ नया बना लिए हैं, तो वह भी वही ना शेष बचेगा आपके पास, वह शेष हो गया। अब द में ऐ की मात्रा लगा लीजिए, क्योंकि व्यंजन के साथ जुड़ रहा है ना, द व्यंजन हो गया है, तो अब ऐ की मात्रा जुड़ गई और वह आपके पास है, तो सदैव हो गई। उसी तरह से मम धन एव और विद्याधन ऐश्वर्यम बना लीजिएगा, विद्याधन ऐश्वर्यम। वन औषधि में क्या बनाएंगे? वन धन औषधि, उष्ण औषधि में वही बन जाएगा उष्ण धन औषधि। तो वन में न का अ और औषधि का औ, तो कहा यदि अ के बाद
औ आता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। औ के बाद यदि आंसर आता है क्या, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो अब आंसर हो गया हमारा औ। अब आपके पास बच गया वन, हलंत, औ और औषधि। औषधि क्या है आपके पास बचा हुआ शेष शब्द है औषधि का, जोड़ दीजिएगा तो वन औषधि का निर्माण हो जाएगा। उसी तरह से उष्ण औषधि बना लेंगे, उष्ण औषधि बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्या करेंगे अब आप, इस प्रकार से देखिएगा एक नया पॉइंट आपके लिए। और वन औषधि में हो गया, उष्ण औषधि में उष्ण धन औषधि आप बना लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको एक नया और कुछ शब्दावलियां हम दे देते हैं जो आप जोड़िएगा। जलौघः सदैव ममैव एवं उदैव ऐश्वर्यं वनौषधिः। हाँ, जलौघः, ठीक है, तवेदम, तवेदम तो तवदनिदम होगा, तवैव, तवैव, तवैव के साथ वनौकशः, पंचायते, पंचायते के बाद अत्रैकः, अत्रैका के साथ कृष्णैकत्वम, कृष्णैकत्वम। तो अब जो है इसका सेंटेंस और इसमें से बचे हुए शब्द, जैसे हमने ममैव का नहीं किया है, विद्येश्वरियम का नहीं किया है, उष्णौषधि का नहीं किया है, तो ये जो शब्द हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं वृद्धि संधि के। शब्द कैसे तोड़ेंगे, कैसे अलग अलग करेंगे, किस प्रकार से इनको विभाजित किया जा सकता है, और विभाजित करने पर सही शब्द क्या होगा, ये और मोस्ट पॉइंट है आपके लिए। वरना संधि विच्छेद तो पक्का है गलती होना, क्योंकि आप जान रहे हो कि ओ या आ के बाद ए भी आएगा तब भी वृद्धि होगी, ए भी आएगा तब भी वृद्धि होगी। ठीक, तो अब अगर पूछ दिया कि ममैव में कौन सी संधि है, तो आप मम धन ऐव जो है ऑप्शन में रहेगा, तो कहोगे कि आप अ के बाद ए आता है तभी ए ही होता है, लेकिन अब ऐव शब्द नहीं है, एव शब्द है, तो इसको आपको जानना पड़ेगा, फिक्स है। आप इसको बिना जाने मामला गड़बड़ा सकते हैं, इसलिए कुछ शब्दावलियां तो आप जानेंगे, कुछ शब्दावलियां हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, गड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है ना। उसके बाद उष्ण औषधि में उष्ण धन औषधि बचा ही चुके हैं हम। जलौघा में जल धन ओघा होगा, जलौघा में जल धन ओघा होगा, और तवैवम में तव धन एवं होगा, वनौकशः में वन धन ओकसः होगा, और पंचायते में पंच धन एते होगा, और अत्रैका में अत्र धन एकः होगा, और कृष्णैकत्वम में कृष्ण धन एकत्वम होगा। क्लियर। लेकिन काम करिएगा, आपको हम पुनः इस बात को कह रहे हैं, पहले आप शब्द लिखिएगा, उसको संधि विच्छेद करिएगा, फिर हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से इसकी जांच करिएगा। ठीक है ना। जैसे ममैव का संधि विच्छेद क्या होगा, मम धन एव। विद्येश्वरियम का क्या होगा, तो कहा विद्या धन ऐश्वर्यम। उष्ण औषधि का क्या होगा, तो कहा उष्ण धन औषधि। ठीक है, यहां क्या करेंगे आप, जल धन ओघा कर देंगे, तव धन एवं हो जाएगा, वनकोशा में वन धन ओकशः,
वन धन गुस्सा हो जाए पंचायते में, पंच धन एते हो जाएगा, और त्रैका में अत्र धन एक हो जाएगा, और कृष्णिकत्वम में कृष्ण धन एकत्वम हो जाएगा। तो पहले आप प्रयास करिएगा, फिर हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से इनकी जांच करिएगा। जहां नहीं आएगा उसको समझिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा पुनः आप हमें मैसेज के द्वारा, ऐप के द्वारा आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगली संधि की तरफ चलते हैं। अगली संधि का क्या नाम है वो बताए किसी को? अगली संधि कौन सी होगी? ठीक है, आइए अगली संधि देखते हैं। अगली संधि का नाम है यण संधि। यण संधि का सूत्र हम आपको बता चुके थे कि यण संधि का सूत्र क्या है। तो कहा इको यण पच, इसको आपको हम बताए थे ये कौन सा अ है, तो ये खंडाकार अ कहलाता है। तो कहा यहाँ पे अगला पॉइंट कि इक के स्थान पर, ये संस्कृत में आता है, इक स्थाने यणो भवति अचि परतः, संस्कृत का भी लिख दे रहा है। इक स्थाने यणो भवति अचि परतः। अब इसने कहा कि इक के स्थान पर क्रमशः यण होता है, इक के स्थान पर क्रमशः यण होता है। कब? तो कहा अच बाद में हो तो। ठीक है, अब आपको लिखना है क्या? इक यण और अच, ठीक है ना, इक यण और अच लिखना है आपको। कि तो आपको क्या करना है? इक बताना है, यण बताना है, अच बताना है। हम आपको पहले ही कहते, पहले वीडियो में कहते कि आपको प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र मात्र इसलिए पढ़ाए हैं कि आप इसकी प्रक्रिया को निकालने को जाने। क्या इक क्या है, अच क्या है, अण क्या है, यण क्या है, ठीक है ना, ये जानने के लिए प्रत्याहार का जानना आवश्यक है। देखिए अब प्रत्याहारों का मामला चल रहा है ना। और इक के बाद, इक क्या है? प्रत्याहार है। किसमें पढ़े थे आप? वहां भी पढ़े थे, गुण संधि में भी आया था। इक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो कहेगा अयुण के दो सूत्र हैं, अ ई उ ड़ और री री क, ठीक। तो अड़ भी हट जाएगा, हलंत है, क भी हट जाएगा, हलंत है, तो बच गया क्या? अ ई उ रिल री। तो अब उठाएंगे कहां से? इसमें शुरुआत कहां से किया है? ई से किया है, तो अब अ भी छट जाएंगे, अ का भी कोई मैटर नहीं रहेगा। तो ई उ रिल री चार वर्ण मिलेंगे, ई उ री और री, ये हो गया। यण प्रत्याहार कहां से कहां तक बनाएंगे ये भी आपको जानना है। यण प्रत्याहार कहां से कहां तक बनाएंगे? तो यण में देखिएगा, यण प्रत्याहार आएगा कहां? तो कहेगा इसमें दो सूत्र इसमें भी आएगा, अ य व र ट और लण, ठीक। हलंत है, ट भी हट जाएगा, ड़ भी हट जाएगा। और शुरुआत कहां से करना है? य से, तो य से शुरुआत करेंगे तो ह किनारे हैं, ये भी हट जाएंगे। तो अब कितना बच गया? य व र ल, चार बच गए, य व र ल।
हो तो होता है यण, यहाँ कर दीजिएगा आदेश, एक पॉइंट आसानी हो जाएगी। तो अब ये य व र ल हो गए, यहाँ पे निकल गए। अब अच क्या है, तो आप देखेंगे उसमें 4 सूत्र आते हैं। अ ई उड़ री री क ए ओ ङ ए ओ च। अब क्या करेंगे, आप कहा कि हलंत वर्ण का ग्रहण नहीं होता है, अच प्रत्याहार को विस्तारित हमने कर दिया, 4 सूत्रों पर करना है। अब इनके वर्ण यहां जब लिखने हैं तो कहा कि हलंत वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। अब ये 4 हटा के बाकी सारा लिख दीजिए। तो अब इसमें क्या आएंगे, अ ई उ री री ए ओ ए औ। ठीक, तो अब यहाँ पे होता आदेश होता है और समान शब्द जोड़ना पड़ेगा। देखिए आपको हम कैसे इस चीज को दिखा रहे हैं। पहले हमने लिखा था ई के स्थान पर क्रमशः यण होता है, अच बाद में हो तो, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमने ये चीजें जोड़ना शुरू किया कि आप जो है आदेश जानिए और असमान जानिए। अभी हम बताएंगे असमान और आदेश क्यों कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आइएगा, लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा क्या, उदाहरण। उदाहरण लिख लीजिए, फिर जो है हम आपको पुनः विस्तार से इस चीज को समझाते हैं। ठीक है, उदाहरण में सबसे पहले आपका क्या होगा जानते हैं, आपका अभ्युदय होगा। अभ्युदय माने विकास, तो आपका विकास होगा। ठीक है, और जब आपका अभ्युदय हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप करने लगेंगे क्या, ठीक, यद्यपि 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 के बाद स्वागतम, मध्वरिः, पित्राज्ञा, और री पर एक उदाहरण बनेगा, वो भी आप लिख लीजिए। यहां एक साथ गायब आ जाइएगा। तो अब जो है लरी पर यहाँ यण संधि में एक उदाहरण आता है, और वही लगभग यूपी टेट में भी और सी टेट में भी, दोनों में, सुपर टेट में भी अगर यण संधि के लरी पर उदाहरण मांगेंगे तो आप वही पाएंगे, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। वो है लाकृति। ठीक है, आपको अभी हम बता दे रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है ना, तो अब देखिएगा, अभ्युदय में आप संधि विच्छेद करेंगे तो अभिधन उदय होगा, स्वागतम में संधि विच्छेद करेंगे सुधन आगतम होगा, पित्राज्ञा में संधि विच्छेद करेंगे पितृधन आज्ञा होगा, और लाकृति में संधि विच्छेद करेंगे नृधन आकृति होगा। ठीक है ना, तो आप इस चीज को जो है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कहां पे कैसे क्या करना है हमको। अब गौर करिएगा, अब इस टॉपिक पे हम आपके पास आने जा रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए कहा था
कि इक के स्थान पर क्रमशः यण आदेश होता है कब? असमान अच बाद में हो तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है ना। अब आप यहाँ क्या करेंगे, देखिएगा कहा कि इक के स्थान पर, तो इक के स्थान पर क्या होगा? यण होगा। तो कहा कब होगा? तो कहा कि अच बाद में हो तो कहा कैसा अच? तो यहाँ कहा असमान अच। असमान की क्या चर्चा, क्यों चर्चा? तो ई उ रिल री इक में पढ़ा गया है, अच में भी ई उ रिल री पढ़ा गया है। तो ई के बाद यदि ई आ जाएगा, यहाँ कहा था ना इक के बाद अगर अच आएगा तो यण होगा, इक के स्थान पर यण होगा, अच बाद में आ जाए तो, यानी अच दूसरे पद में आ जाए इक पहले पद में आ जाए, तो इक के बाद यदि अच आ जाएगा तो याद रखिएगा, आपको बता देते हैं, लिखिएगा नहीं इसको, नदीस शब्द है, संधि विच्छेद करिए, नदी धन ईस हुआ। ठीक, तो अब नदी का ई जो है वो इक का ई हो गया, इस का ई जो है वो अच का ई हो गया। तो कहा कि इक के बाद अच तो है, तो करिए ना, ज्यों करने चलेंगे तब तक तुरंत अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र आ जाएगा और वो कहने लगेगा नहीं ये मेरा है। काहे? हम में पढ़ा गया सवर्ण, सवर्ण माने समान, और जब समान वर्ण होगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, न कि यण संधि का प्रावधान होने लगेगा। ठीक, इसके लिए इसने क्या किया? असमान पढ़ा। इसके लिए इसने क्या पढ़ा? असमान का प्रकरण पढ़ा है। ठीक है ना। तो अब यहां पर नदीस वाला उदाहरण नहीं बनेगा। ठीक है, अब आइए, अब समझ में आया असमान क्यों कहा? इसलिए कि ई के बाद ई न आए, उ के बाद उ न आए, री के बाद री न आए, री के बाद री न आए। उदाहरण भी नहीं है री पे, लेकिन री के बाद री का तो उदाहरण है, पितृधन ऋणम पितृणम बना हुआ है। लेकिन कहा कि ज्यों अगर समान वर्ण आया तो वहां दीर्घ संधि होगी, न कि गण संधि होने लगेगी। ठीक, इसलिए असमान की बात किया। आदेश क्यों किया? आदेश शब्द क्यों हमने जोड़ा आपके लिए, तो वहां आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं यहाँ पे कि यहां देख लीजिएगा, ये है आपका प्रथम पद, और ये है आपका द्वितीय पद, दूसरे पद। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो गया आपके पास ई, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण हो गया उ। ठीक है, तो इसके पहले जो आपने संधि पढ़ी है ना, दीर्घ गुण यण, अरे दीर्घ गुण और वृद्धि, तो जो संधियां पढ़ी है आप, वो दोनों पदों में आपने ध्यान दिया होगा कि प्रथम पद और दूसरे पद के दोनों जो ये वर्ण होते थे, वो दोनों मिला करके यहाँ जो बनाते थे वो एक साथ बनाते थे, दोनों मतलब एक दूसरे में मिल करके तब बनाते थे। लेकिन यहाँ कहा कि आदेश करना है, कब आदेश करना है? तो कहा इक के स्थान पर यण आदेश होता है, कब? अच बाद में हो तो अब ये जो भी आदेश होगा वो किसके जगह पे होगा? तो कहा कि इक के जगह पर होगा। किसके जगह पर? इक के जगह पर। तो इक का क्या है? ई है। इक का क्या है? ई है। और अच का क्या है? उ है। तो कहा कि जो आदेश आपको करना है वो इक के जगह पे करना है, यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण में परिवर्तन करना है, दूसरे पद का वर्ण यथावत रहेगा, समान रहेगा, कहीं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा पद थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आई? दूसरा पद थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप कि अभिधन उदय हो गया, तो इक इधर हो गया, ये इक, इधर हो गया ये अच। अब आप कहेंगे गुरुजी इसमें भी तो आया है उ, ये भी होगा ना। तो कहा इक, कहा ये कहाँ होना चाहिए? प्रथम पद में होना चाहिए, क्योंकि इसी के स्थान पर परिवर्तन होना है। तो अगर ये प्रथम पद में होगा तो ये होगा, दूसरे पद में होगा तो ये नहीं होगा। ठीक, इसलिए सामने आने पर ये क्या हो गए? अच हो गए। अब पहले आने पर क्या कहलाएंगे? इक कहलाएंगे। ठीक है ना। तो अब ई के स्थान पर क्या होगा? तो कहा कि इक के स्थान पर यण होना है, तो एक बात और किया होगा, क्रमशः। क्यों क्रमशः पढ़ा ये भी ध्यान रखिएगा। तो कहा कि जिस क्रम में ये है उसी क्रम में ये भी है,
तो जिसके स्थान पर जो है उसी के स्थान पे उसको आदेश होना है। ठीक, ऐसा ना हो क्रमशः अगर नहीं कहते तो ई के जगह पे व भी होने लगता, ई के ऊ के जगह पे र भी होने लगता, री के जगह पे ल न हो करके र होने लगता। ठीक है, तो ये सारे प्रकरण होने लगते। इसके लिए क्रमशः कहा कि 1 2 3 4 ये भी है। ठीक है, 1 2 3 4 ये भी है। तो 1 के जगह पर 1, 2 की जगह पे 2, 3 की जगह पे 3, 4 की जगह पर 4, यही क्रमशः होता है। कहीं ऐसा ना हो कि 1 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 3, 3 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 1, ऐसा होने लगे। इसके लिए पढ़ा क्या, क्रमशः। तो जो भी होगा ई के स्थान पर जब भी होगा तो यह होगा, ऊ के स्थान पर जब भी होगा तो वह होगा, ई के स्थान पर जब भी होगा यह होगा, ऊ के स्थान पर जब भी होगा वह होगा, री के स्थान पर जब भी होगा र होगा, अलरी के स्थान पर जब भी होगा तो ल होगा। ठीक, बात समझ में आई? पल्ले पड़ा कुछ चारा ने। तो अब क्या करेंगे, अभी के ई के जगह पे अब कर देंगे य। अब तो कहा ऊ का क्या होगा, कहा ऊ कुछ नहीं होगा, ऊ यथावत रहेगा, ऊ में कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन जो भी होना है वर्ण के पहले जगह पे होना है, य व र और ल। ठीक है, ये सब हलंत है, कैसे व्यंजन हो रहा है ना, तो सब हलंत हो जाएगा। अब आपके पास बच गया अ भ, भी का तो कोई सवाल ही नहीं है, मिटा लीजिए इसको, मिटा लेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो अब क्या बच गया, अ भ हलंत हो जाएगा, कहां से ई निकल गया, ई के जगह पे यह हो गया है, यह आपका आंसर है। किसको मान के आंसर आप बनाए हैं, दूसरे पद के प्रथम वर्ण को, तो ऊ हो जाएगा। शेष आपके पास बचता चला आ रहा है द। अभ क्यों हुआ, क्योंकि अभी में से ई निकाले थे, प्रथम पद का अंतिम वर्ण निकाले थे और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण निकाले थे ऊ, यही संधि होनी है। तो अब ई के जगह पे यह आदेश हो चुका है, ई के जगह पे यह आदेश हो चुका है, तो अभ, ई जब हट गया तो अभ बचा है। आज जो आदेश हुआ है यह वह आपके पास हो गया, और जिसको मान करके हुआ, प्रथम पद के अंतिम वर्ण को मान करके, प्रथम द्वितीय पद के प्रथम वर्ण को मान करके हुआ है, वो हो गया ऊ, और दय आपके पास शेष है। तो भ के बाद कोई स्वर नहीं है कि भ को पूरा करें, तो अ भ हो जाएगा आधा लिखने के पक्ष में। यह आधा है लेकिन उसके आगे स्वर है तो ये मिल जाएंगे, तो ये बन जाएंगे यू, तो अभ्यू हो जाएगा। दय आपके पास शेष है, बच जाएगा अभ्युदय। ठीक, स्वागतम में आइएगा, स्वागतम का संधि विच्छेद करिएगा, ये बात समझ में आई। अभ्युदय के साथ अत्याचार का संधि विच्छेद कर दीजिएगा तो अतिधन आचार हो जाएगा। ठीक, तो ती का ई और आचार का आ, तो ई के स्थान पे यह कर दीजिएगा, आचार आ यथावत रहेगा। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, आप इसको पहले मिटाइए, फिर आपको हम अगला समझाते हैं। ठीक है, अब आइए क्या समझाना था, स्वागतम। स्वागतम का संधि विच्छेद करिएगा, सुधन आगतम हो जाएगा। ठीक, तो अब सुधन आगतम जब हो गया तो पहले पद का अंतिम वर्ण मिलेगा ऊ और दूसरे पद का प्रथम वर्ण मिलेगा आ। तो अब कहा ऊ के बाद आ गया, इसमें अ के साथ आ ग्रहण करेगा, ई के साथ बड़ी ग्रहण करेगा, ऊ के साथ बड़ा ऊ ग्रहण करेगा, री के साथ बड़ी री ग्रहण करेगा। क्यों ग्रहण करेगा, क्योंकि वो सभी समान होते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा है कि अब सु का ऊ आ, तो अब कहा कि इक वाला वर्ण ये हो ही गया, क्योंकि ऊ पहले आ गया, पहले पद में आ गया तो इक हो गया, और उसके बाद आया अ के साथ का आ, तो ऊ के स्थान पे आदेश हो जाएगा व, अब स हलंत हो जाएगा। आंसर आपको वह मिल गया है, किसको मान के मिला है, आ को। गतम आपके पास शेष है, स हलंत है आधा कर लीजिए, और वह हलंत है आ के साथ जुड़ा है तो वाह कर दीजिए, और गतम आपके पास शेष है, स्वागतम बना लीजिए आप। ठीक है, मात पितराज्ञा कैसे बनाएंगे, तो संधि विच्छेद करिएगा, पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, तो त्रि का री और आज्ञा का आ, तो री के स्थान पे क्या आदेश हो रहा है, र आदेश हो रहा है, तो री के स्थान पे र करिएगा। ठीक, अब आपके पास बच गया पीत, त हलंत है, आगे र भी हलंत आपको प्राप्त है, किसको मान के प्राप्त है, तो आ को मान के प्राप्त है, और शेष क्या है, तो गया है। ठीक, अब देखिएगा यहां क्या करेंगे, तो र में आ पहले नहीं मिलाएंगे,
तो र में आ नहीं मिलाएंगे तो त र संयुक्ताक्षर बना लेंगे त्र, तो पी त्र हो गया, और दोनों हलंत है तो हलंत भी होगा, तो आ का स्वर आकर के इसको पूरा करेगा तो पित्रा ज्ञा बनेगा। ठीक है, इसी के साथ जो है आप चाहे प्रत्येक को लाकृति में संधि विच्छेद कर दीजिएगा। री धन आकृति, तो अब री में से री नहीं निकलेगा, क्या होगा, पूरा पूरा री उतरेगा, उसके जगह पे ल होगा, शब्द जोड़ लीजिएगा। पुनः हम मिलेंगे आपको इसी के साथ अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमो नमः आदित्य।